सो फ्रिक्शन में सबसे पहले यार फ्रिक्शन में मिसकॉन्सेप्शन रहता है। फ्रिक्शन में हम ये लिख लेते हैं कि इट अपोजेस द मोशन, अपोजेस द मोशन। तो ये पॉइंट गलत है यार, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं लिखूंगा नॉट ऑलवेज। ओके, सो नॉट ऑलवेज, समटाइम इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मोशन। सो sometimes it helps to create a motion। तो सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शन हटा देना है कि फ्रिक्शन जो आप सोचते हो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमेशा अपोज ही करेगा। समटाइम इट हेल्प्स टू क्रिएट द मोशन। अच्छा, अब बात करते हैं तो फिर करता क्या है, क्योंकि हमने सुना तो बहुत है कि यार फ्रिक्शन अपोज करेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी है, a force or it opposes the relative motion, the relative motion between contacting surface। so between contacting surfaces। अब देखें इसका मीनिंग क्या है, रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या है। द टर्म इज नॉट मोशन, द टर्म इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। क्लियर। अब देखो ये 10 से की स्पीड से जा रहा है, ये भी 10 की स्पीड से जा रहा है। बताओ क्या कोई रिलेटिव मोशन हो रही है इन दोनों के बीच में? नो। ये स्लिपिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड कि बोथ आर मूविंग, both are moving but the contact is relatively not moving। क्लियर। तो ये रिलेटिव मोशन का मीनिंग होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर नो फ्रिक्शन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यही अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं और बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट ए है जो कि आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बट ऑब्जेक्ट बी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। सो बताओ अभी क्या सिचुएशन होगी? सर ए थोड़ा ज्यादा या आगे ए जाएगा थोड़ा लेकिन ज्यादा उसे आगे फ्रिक्शन जा रहा अपोज है, करेगा। या ए सो को फ्रिक्शन लगेगा जरा। यस, ए इज मूविंग, ए इज मूविंग फास्ट relative to b, to b। क्लियर। और अगर मैं इस केस में देखूं, सो देयर मस्ट बी फ्रिक्शन, सो देयर मस्ट बी फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन ए। क्लियर। अच्छा इस केस में क्या हो गया, इस केस में रिलेटिव में मूव ही नहीं कर रहा है, ए इज मूविंग विद बी। क्लियर। तो रिलेटिव में बी के रिलेटिव में कोई स्पीड है क्या? नहीं है। रिलेटिव में वो बिल्कुल रेस्ट पे है, उसी के साथ में मूव कर रहा है। इज मूविंग विद बी एंड ये अटैच है क्या? अटैच नहीं है, दोनों को सेम स्पीड दिया है, तो मतलब फील ही नहीं आएगा ना कि वो अलग हो रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है। सो ए इज मूविंग विद बी एंड ए इज हैविंग नो एक्स्ट्रा स्पीड रिलेटिव टू बी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो मतलब कुछ भी अपोज नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ये डिसाइड हुआ कि फ्रिक्शन कब लगेगा? किसी को कोई डाउट फ्रिक्शन कब लगेगा, फ्रिक्शन कब नहीं लगेगा? अच्छा, नो डाउट। ओके दैट्स गुड। तो अब हम सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन लगेगा, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पर नहीं लगेगा, तो कैसे लगेगा, सिचुएशन क्या है, कैसे फ्रिक्शन को अप्लाई करते हैं, वो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। तो वो हम एज अ स्पेशल पॉइंट देखेंगे क्या, कि फ्रिक्शन काम कैसे करता है। तो देखें नंबर 1, इट एक्ट्स on both the contacting objects, not a single, it acts on both the contacting object। क्लियर। इसका मतलब it acts
it acts as action reaction pair. रिएक्शन पेयर मतलब अकेला आएगा क्या? नहीं, हमेशा पेयर में आएगा और दोनों कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास लगेगा। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम सोच रहे थे कि ए पे फ्रिक्शन लगेगा, क्या ओनली ए पे कभी लग सकता है क्या फ्रिक्शन? नो सर, No. बी पे बी पे भी बी लगेगा। पे भी फ्रिक्शन लगेगा, मस्ट है। वो चीज हम यहाँ से देखेंगे कि बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट पे रहेगा एंड इट एक्ट्स एज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है? हम एक्शन रिएक्शन पेयर कब बोलते हैं? जिसमें दोनों फोर्सेस आए, एक मतलब एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव लग रहा है तो दूसरे पे नेगेटिव लगेगा। अभी हम देख लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट along the contact surface and opposing the relative motion with respect to contact motion। ठीक है, इसका मतलब फील करते हैं प्रॉपरली, क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कि कैसे म्यूचुअली लगने वाला है और कैसे अपोज करने वाला है, रिलेटिवली अपोज कैसे करने वाला है, उस चीज को हम थ्रू फिगर प्रॉपरली सीख लेते हैं। तो देखें, सपोज एक मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई, एक बॉक्स है और एक और बॉक्स है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ये बॉक्स जो है ये ए है, लेट्स से ए आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और बी मूव कर रहा है लेट्स से इधर पे 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी? इसका मतलब बी को क्या लग रहा होगा? बी को क्या लग रहा होगा? अच्छा, पहले ये 10 से नहीं, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये 5 है, 5 मीटर पर सेकंड। तो बताएं बी को क्या लग रहा होगा कि ए उससे फास्ट जा रहा है? हाँ तो इसका मतलब ये है कि हाँ इस तरीके से सिचुएशन कैसे जज करते हैं, देखें। बी विल फील ए इज मूविंग फॉरवर्ड। क्लियर? तो फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा वो? पीछे। पीछे की तरफ। फ्रिक्शन ऑन ए इज बैकवर्ड। तो इस तरीके से सिचुएशन हुई कि 10 वाले पे फ्रिक्शन, इसका मतलब कहाँ लगा देगा? बैकवर्ड फ्रिक्शन। अच्छा, अब मैंने बताया कि फ्रिक्शन हमेशा पेयर में आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब दोनों में लगेगा। इस पे लगेगा तो इस पे भी लगेगा, कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में, आगे हाँ लगेगा। उधर। आगे की तरफ लगेगा। मतलब ये बी को थोड़ा स्पीड अप करेगा और ए की स्पीड कम करवाएगा। एग्जैक्टली मतलब दोनों एक साथ आते हैं। दोनों को एक साथ लाने का ट्राई करेगा, वो बैलेंस करने का ट्राई करेगा वो, ठीक। तो ये सिचुएशन हो जाएगी कि दोनों में हमें लगेगा। अच्छा, अब देखो ग्राउंड भी तो है ना हमारे पास, यहाँ पे ग्राउंड भी था। ग्राउंड को क्या लग रहा है कि 5 kg कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है थोड़ा। आगे। ग्राउंड फील्स बी इज मूविंग फॉरवर्ड, तो कहाँ पे लगाएगा? पीछे। बैकवर्ड। पीछे। यस। अच्छा, दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी, ये वैल्यू कुछ और होगी। लेट्स से फ्रिक्शन नंबर 2 बोल देते हैं, ये फ्रिक्शन नंबर 1, सो वैल्यू डिफरेंट होगी। सो देन फ्रिक्शन ऑन बी इज बैकवर्ड, बट किसके वजह से? ड्यू टू ग्राउंड। 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 अगर मैं पूछूं ड्यू टू ए किस तरफ होगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस प्रॉपरली रीड करना कि क्या पूछा है। फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए किस तरफ होगा? फॉरवर्ड। आगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लगाएगा ये, हाँ, ग्राउंड को आगे की फॉरवर्ड तरफ पुश ग्राउंड करने का आगे ट्राई होगा। करेगा। पुश करने का ट्राई करेगा, बट ग्राउंड तो ग्राउंड है, मतलब वो तो रेस्ट पे एकदम, तो वो मूव नहीं होगा, बट ग्राउंड खराब हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये बॉक्स उसको हाँ ऑलरेडी उसको भी जरा लगेगा। वेयर एंड टेयर। तो इसलिए फ्रिक्शन के वजह से थोड़े से सरफेस वॉर्न ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा सा सरफेस हाँ, हमारा चप्पल भी। हाँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये अच्छा सा था जिसमें हमने सर पर वो ए बॉक्स गिर नहीं जाएगा क्या?
नहीं गिर जाएगा। फिजिक्स में एक चीज अच्छी होती है कि हम इंस्टेंटेनियसली बात करते हैं। इंस्टेंट मतलब मैंने किसी इंस्टेंट पे ये एक इसका फोटो लिया, एक पिक्चर लिया, और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इस समय क्या हो रहा होगा। आफ्टर 0.1 सेकेंड ये बॉक्स तो गिर जाने वाला है। सो वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट सम अदर टाइम। मैंने एक टाइम पे फोटो देखा और उस समय मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। ओके हाँ तो फिजिक्स में हमेशा ये चीज याद रखना कि थोड़ी देर बाद बहुत कुछ हो जाएगा, वी डोंट नो, बट वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग एट दैट इंस्टेंट ओनली। अच्छा सपोज ये दोनों बॉक्स हैं, लेट्स से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से ये बॉक्स है और ये रेस्ट पर है, ठीक है। सो देखें, सो सपोज ये रेस्ट पर है। अब इस पे फ्रिक्शन के बारे में हमें बात करना है। तो पहले आप ये बताएं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा? नो 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 सर। पॉसिबिलिटी है, बट हाँ सर एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबिलिटी है नहीं, अभी वो पॉइंट नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल है, बट रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर है। नहीं है। नो रिक्वायरमेंट। सो जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि जब कोई मोशन ही नहीं हो रही है तो फिर पॉइंट ही नहीं बनता है सर फ्रिक्शन को मतलब यहाँ जब लगाने मोशन का, आएगा तब फ्रिक्शन आएगा। तभी फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ कि अपोज तो करता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, जब वहां पे कोई ट्राई कर रहा होगा तब अपोज होगा ना। यहाँ पे कोई ट्राई नहीं कर रहा मूव करने का तो कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट एक और फिगर मैं बना के देखता हूँ। सपोज ये बॉक्स है और इसे हम पुश कर रहे हैं, बट ये बहुत ही हैवी है, हैवी बॉक्स है, सो इसलिए ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इवन आफ्टर पुश द बॉक्स इज नॉट मूविंग, इवन आफ्टर push the box is not moving। सो बताए फ्रिक्शन है क्या यहाँ पर? हाँ है होगा ना, सर। वो लगा है रहा है सर। इसलिए हाँ तो हम वो नहीं हिला पा रहे। वेरी गुड। वो फोर्स पॉइंट लगा ये रहा है। है कि वो फोर्स से तो मास इनटू एक्सेलरेशन मूव हो जाना चाहिए, बट नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब कोई तो रोक के रख रहा है। कौन है वो? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पहले आप मुझे बताओ, क्या ये सरफेस स्लिप हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो रहा। नो एनी नो स्लिपिंग? नो। सो एनी स्लिपिंग? नो। बट पॉइंट ये है कि इवन विदाउट द स्लिपिंग there is a tendency to slip, there is a tendency for slipping, or there is a try effort. So there is a tendency or effort of slipping, ठीक है। सो यस, वहां पे टेंडेंसी या एफर्ट है। सो इसका मतलब फ्रिक्शन ऐसे नहीं बोल देना है कि व्हेन द कांटेक्ट इज स्लिपिंग तभी फ्रिक्शन होगा, नहीं। इवन इफ देयर इज अ टेंडेंसी, कोई ट्राई भी कर रहा है अगर उसे स्लिप कराने का, तो भी फ्रिक्शन वहां पर एक्ट कर जाता है। डन। सर मतलब ये स्मार्ट फोर्स है। स्मार्ट फोर्स है, बहुत ही स्मार्ट फोर्स है कि अगर कोई टेंडेंसी भी आई, कोई मूव कराने का ट्राई भी करेगा, तो वहां चालाक पर है बहुत। फ्रिक्शन आ जाएगा एकदम। तो देयर सर आपके वॉइस में कुछ तो डिस्टरबेंस है। बाकी लोग को भी है क्या डिस्टरबेंस? यस थोड़ा सर है। थोड़ा बीच में लो आ रहा है। एक सेकंड रुके, मैं एक बार रीस्टार्ट टाइप कर लेता हूँ। सर बीच बीच में आता है। ओके, मे बी इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है। देखिए अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप बताएं, मैं एक बार फिर से रिकरेक्ट कर लूँगा, ठीक है। नहीं सर अभी बराबर है। ओके, दैट्स गुड, फाइन। सो देयर इज फ्रिक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। अच्छा,
और सपोज रियल में एक्चुअली मूव होने लग जाएगा तो फ्रिक्शन हमने अभी देख ही लिया है कि अगर पुश करने से मूव होने लग जाएगा तो हमें ऑलरेडी पता है फ्रिक्शन विल बी देयर। सपोज ये बॉक्स है और हमने इसे पुश किया और ये मूव होने लग गया, सो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो वो चीज़ हमें आई गेस क्लियर है। तो फ्रिक्शन के बारे में ये चीज़ थोड़ी सी रखना है कि इवन देयर इज अ टेंडेंसी फ्रिक्शन विल एक्ट। सर आपने वो पॉइंट दिया ना, समटाइम्स इट हेल्प्स टू क्रिएट मोशन, वो जरा Yeah. मतलब एग्जांपल से दिखा सकते हैं? वो बिल्कुल बिल्कुल मैं एडवांटेजेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे ये मोशन को क्रिएट करने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ओके। उससे तो हमें वॉक करने में भी हेल्प करता है ना? हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। हमारा जो वॉकिंग है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रिक्शन ओनली। सो वो सारे एडवांटेज हैं फ्रिक्शन के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले देखते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के कि कितने टाइप के फ्रिक्शंस हम यूजुअली डिस्कस करेंगे। सो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, सर या सर इसके वैल्यूज कैसे पता चलते हैं? अभी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम वो। पहले हम हाँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारे करेंगे, उसके बाद वैल्यूज डिस्कस करेंगे। हाँ Then, या सो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में अगर बात करें सो मेजर इसमें दो टाइप्स हैं। मेजर जो टाइप्स हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन में वो दो टाइप के हैं। सो पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज स्लाइडिंग। dynamic friction, kinetic friction. Okay, so the first one is static friction और second one is dynamic friction और kinetic friction बोल देते हैं। ठीक है, so second one is kinetic friction। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों बहुत ही सिंपल वे में मीनिंग है इनका। स्टैटिक का मतलब है वो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है ना वो रिलेटिवली रेस्ट पर है, मतलब मूव नहीं हो रहा है। जैसे इस केस में देखें, क्या Ground. सरफेस मूव हो रहा है क्या? नहीं। सो रिलेटिवली कोई स्लिपिंग नहीं है, तब वहां पर क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। व्हेन देयर इज नो slipping of contact, no relative slipping of contacting objects। मतलब क्या है इसका? ये वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में किस टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है? स्लिप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका नहीं। मतलब किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा वहां पर? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एफ आर मतलब जनरल फ्रिक्शन, और अगर हमने ऐसे एस लगा दिए तो काइनेटिक, सॉरी स्टैटिक हो गया। सो काइनेटिक में क्या लगाएंगे? एफ के। ठीक, अच्छा। काइनेटिक में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं कि वो सिंपल स्लाइड भी कर सकता है और रोल करके भी जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर दो टर्म यूज करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ठीक है, दोनों का मीनिंग एकदम क्लियर है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज ये बॉक्स है और ये बॉक्स आपको पता है कि स्ट्रेट है, तो अगर ये मूव करेगा तो कैसा मूव करेगा? स्लाइड करके मूव करेगा ना। हाँ। यस सर। लेकिन अगर मैं एक व्हील रख दूंगा यहाँ पर तो आपको पता है कि वो कैसा मूव करने वाला है? रोल। रोल। करेगा। सो ऐसे एरो के थ्रू हम सर्कुलेशन दिखा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आगे तो जाएगा बट रोल करके जाएगा। तो अभी जो यहाँ पे फ्रिक्शन फील होगा वो रोलिंग होगा, जो यहाँ पे फील होगा वो स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग। सर क्लियर? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कभी भी रोलिंग से ज्यादा होता है ना? हाँ, देखते हैं अभी उसे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि व्हेन कांटेक्ट सरफेस इज मूविंग दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यस सर। ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन में मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। when objects are sliding, when
there is relative motion, okay, when the contact is moving. ओके अब एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देखते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट एक चीज देखते हैं हम यहाँ पर। क्या, सपोज एक बॉक्स है, लेट्स से एक बॉक्स है और हम इसे पुश करते हैं, लेट्स से 50 kg का बॉक्स है, तो आपको टफ रहेगा पुश करना? बिल्कुल टफ रहेगा। Yes. हम यहाँ से पुश हाँ। ठीक है, टफ रहेगा। ठीक, तो आप एक चीज फील करोगे कि while it is at rest, to start the motion you require more force. To start the box moving motion, force required is more. Force required is more. अच्छा, अभी सोचो, अभी ये बिल्कुल रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी, ये मूव करने लगेगा। 50 kg बॉक्स मूव कर रहा है, तो लेट्स से ये मूविंग है, मूविंग है। अच्छा, मूविंग में आप एक चीज फील करोगे कि आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है या थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है जब मूव कर रहे हैं? थोड़ा सा कम कम लगाना फ्रिक्शन पड़ता थोड़ा है। कम हो जाता है। आपको फील आने लगेगा कि when it is moving the force required is less, so the force required is less while already in motion. तो ये आपने फील किया होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने फील किया होगा, गारंटी। अच्छा, लेट्स से अगर हम इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा रख देते हैं, तो बताओ, इसको 50 kg का है बट ऐसा व्हील टाइप का है, तो इसको मूव कराना इजी होता है या टफ होता है? फिर इजी होगा थोड़ा। बहुत ही इजी हो जाएगा। Easy होगा सर। तो इसको पुश करके इसको मूव कराना, अगर ये मूविंग है तो काफी इजी होगा। क्यों? रोलिंग हो रहा है, रोलिंग इज easy than sliding. Okay, रोलिंग इज इजी देन स्लाइडिंग। तो इसका मतलब इस केस में अगर बात करूं तो किस टाइप का फ्रिक्शन काम कर रहा था? रेस्ट पे था, कैसा फ्रिक्शन काम कर रहा था? स्टैटिक। इस पे तो मूव हो रहा था वो, तो हाँ। इस पे हम बोल सकते हैं कि स्लाइड, नॉर्मल। ठीक है। सो इस पे स्लाइडिंग था, और यहाँ पे किस टाइप का था? रोलिंग था। तो इसका मतलब सिचुएशन ये हुआ कि रोलिंग अगर इजी है, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, काफी कम है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन है, और स्टैटिक वाला फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब स्टैटिक वाला फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे? स्लाइडिंग से। ओके, और स्लाइडिंग वाला ज्यादा होता है किससे? रोलिंग से। रोलिंग से। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ जाता है, तीनों फ्रिक्शंस का रिलेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज। चले बताएं, यहाँ तक ओके है सबको? हाँ यस सर। सर। हाँ यस सर। ओके गुड। अब हम बात सर करें, या सर इसमें आपने लिखा द फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस व्हाइल ऑलरेडी इन मोशन, या और सर अगर अचानक रफ सरफेस आ जाती है तो फिर तो फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा। वो तो चेंज होगा ही, वो तो बिल्कुल चेंज होगा। तो फिर से थोड़े से हम अपने आइडियाज को और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्पेशल पॉइंट्स देखे ना, हम फिर से कुछ स्पेशल पॉइंट्स और देख लेते हैं कि फ्रिक्शन सिर्फ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सर Let's स्पीड ऑफ point- ऑब्जेक्ट और शेप। या देख लेते हैं स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स। फिर से देखते हैं नंबर 1, और बहुत ही ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है इस पॉइंट को लेकर। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। सो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, क्लियर है? और ये आप लोग को फील नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। देख लेते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड मतलब एक सरफेस है, वहां पे आपने एक बॉल रोल की और 10 मीटर पर सेकंड से रोल की,
ठीक है। और अगर आपने एक दूसरा सरफेस ले लिया, मतलब सिमिलर सरफेस, और बॉल को फास्ट रोल किया, तो देर से रुकेगी, हाँ 20 मीटर वाली देर से रुकेगी, स्टॉप्स क्विकली, और ये जो होगी ये देर से रुकेगी, सो इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप। क्लियर? बट इसमें आपको ये चीज समझना है कि इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, वो रुकना प्रॉब्लम था ये 20, ये स्पीड इतनी ज्यादा थी कि फ्रिक्शन तो इसमें लेट्स से 2 लग रहा था, तो कितनी देर में रोक देगा? 5 सेकंड में। बट इसमें भी 2 ही लग रहा है, कितनी देर में रोक देगा? 10 सेकंड्स में। तो टाइम जरूर ज्यादा लग गया, बट आपको समझना है कि फ्रिक्शन स्पीड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों केसेस में फ्रिक्शन सेम रहेगा, बिकॉज वो स्पीड ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। इट इज नॉट कि फ्रिक्शन वीक पड़ गया है। अगर इसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ये जल्दी रुक जाना चाहिए बट नहीं रुकेगा वो। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। Speed. क्लियर? फ्रिक्शन Yes, इज sir. सर या लेकिन ड्रैग पे तो करता है। ओके, फ्रिक्शन इन बोथ केस। वेरी गुड, एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन था, वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। मैं पहले लिखता हूं, फ्रिक्शन इन बोथ केस इज सेम। और कौन सा फ्रिक्शन? सॉलिड्स। फ्रिक्शन इन सॉलिड कॉन्टैक्ट्स। तो मतलब सॉलिड ये जो इसके लिए कॉन्टैक्ट है, अप्लाई है क्या? ये वाला कॉन्टैक्ट वाला फ्रिक्शन ये सेम रहने वाला है, ठीक है? ये वाला कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन सेम रहेगा, लेकिन जो ड्रैग फोर्स होगा वो स्पीड की वजह से बढ़ जाएगा। तो वो जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस सेकंड केस में ज्यादा होगा। सो वी आर इन दिस चैप्टर वी आर नॉट डिस्कसिंग एयर रेजिस्टेंस, बट मैंने पहले आप लोग को ये चीजें बता दी हैं। एयर रेजिस्टेंस और I'll say air friction is more in 2। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करते ये वाला पॉइंट। आपको नॉर्मली हम ये सॉलिड्स की बात कर रहे हैं कि सॉलिड कॉन्टैक्ट्स के लिए क्या सिचुएशन होगी। डन? सो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड फॉर solid contacts, solid contacts। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ये आपको याद रखना है कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह होगा तो वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, बट हम सॉलिड वाले की बात कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, नंबर 2, क्या मास पे डिपेंड करता है? यस सर। Yes, sir. यस ओके, सो फ्रिक्शन does not depend upon mass directly। क्लियर? फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, बता रहे भाई, ठीक है? सो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास डायरेक्टली मास पे नहीं डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इंस्टेड it depends upon normal reaction force on the contact। क्लियर? अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब सर कैसे मास पे क्यों नहीं डिपेंड करता, नॉर्मल खुद मास पे डिपेंड करता है। तो चेक कर लेते हैं नॉर्मल मास पे डिपेंड करता है कि नहीं। ठीक है, चले, इस केस में नॉर्मल कितना होगा? mg जितना होगा, हाँ नॉर्मल होगा mg जितना। मैं बना मतलब पता है अभी ये आपको, ठीक? सर आपका आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है।
हाँ सर। नो सर, अभी नहीं हो रहा। ओके, तो मैं थोड़ा सा कम बोलने का ट्राई करता हूँ, बेटर रहेगा। पता नहीं, आज नेटवर्क इश्यूज हैं आई गेस। नो सर, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है। हाँ ओके, सर। कोई बात नहीं। अच्छा, इस केस में नॉर्मल कैसा होगा? इधर की तरफ। तो किसी को याद है इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल? mg cos sin theta, थीटा। mg cos थीटा। cos mg theta, cos थीटा, मार खाओगे साइन थीटा। mg cos थीटा नॉर्मल कितना होगा? mg cos थीटा इट इज लेस देन mg, बट इट डिपेंड्स अपॉन mg। ओके, सो n डिपेंड्स ऑन m। n खुद m पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन मास पे डिपेंड करना चाहिए ना। हाँ। हाँ, लेकिन नहीं करेगा। मैं तीसरा एक फिगर बना देता हूँ जिसमें नहीं करेगा। ये डायरेक्ट नीचे गिर रहा है क्या? ये डायरेक्ट नीचे टच कर रहा है, एकदम टच कर रहा है और नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है एकदम। बताओ इसमें नॉर्मल आएगा क्या? नॉर्मल आएगा इधर। क्या नॉर्मल को कोई मिलेगा? क्या कोई फोर्स देगा क्या नॉर्मल नहीं, को? नो। 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 So for this particular question, as there is no force in horizontal, so normal क्या आ जाएगा? जीरो। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या है m पे? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। m1000 होगा तो भी हाँ, वो जीरो so होगा। n does not depend upon m। तो इसका मतलब ये है ओनली कि वर्टिकल केसेस। हाँ, इन वर्टिकल केसेस। तो इसका मतलब ये है कि n हमेशा m पे नहीं डिपेंड करता है। इसलिए मैं ये लाइन हमेशा नहीं बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन m पे डिपेंड करेगा। बोल सकता हूँ क्या हमेशा? नहीं। हमेशा नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये कुछ केसेस में कर सकता है, कुछ केसेस में नहीं कर सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉट ऑलवेज। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स upon mass, not directly but through normal reaction। सर लेकिन हमने नॉर्मल क्यों लाया? हम फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं ना। हाँ, तो यही तो खास बात है ना कि फ्रिक्शन डिपेंड ही नॉर्मल पे कर रहा है। यही तो हाँ। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद और डिटेल पे देखेंगे कि कैसे डिपेंड कर रहा है। अभी सिर्फ फील कर रहे हैं कि नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है, और वो बेटर है अभी कि नॉर्मल मास पे डिपेंड करता है बहुत सारे टाइम्स पे, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे नॉर्मल मास पे डिपेंड करता है। इसलिए हैवियर मास पे हैवियर फ्रिक्शन फील होगा आपको। ठीक, बट डायरेक्टली आप कभी ये लाइन मार्क नहीं करोगे कि फ्रिक्शन मास पे डिपेंड करता है। क्लियर? ड्यूरिंग कंपैरिजन आप कर सकते हो, बट आप ऑलवेज नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे कहीं पे तो लाइन मतलब लिखी है, थोड़े केसेस नॉट अलाउइंग के हाँ, और थोड़े अलाउइंग के। अलग है। अगर आपको केसेस बना के दिखा दिया है कि 5 kg 10 kg में से किस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हो ये 5 kg है, इसको पुश कर रहा है कोई, और ये 10 kg है, इसको पुश कर रहा है कोई। किस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा? 10। 10 पे, 10 क्योंकि उसका kg। नॉर्मल ज्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के दिया है तो आप कॉमन सेंस बोल सकते हो कि 10 का वेट ज्यादा है इसलिए नॉर्मल ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। सो फ्रिक्शन इन 10 kg इज मोर देन फ्रिक्शन इन 5 kg। तो ऐसा मैं डायरेक्ट मास की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कह रहा हूँ। बट एग्जाम में डिटेल में उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कंपेयर करके बस बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन होगी वहां पर। क्लियर? अगर स्टेटमेंट दे देगा तो मन कभी नहीं बोलना है कि मास पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन दे दिया है तो आप देख के बता सकते हो कि हैवियर मास पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। डन? अच्छा, यस सर। उसके बाद दैट्स गुड। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखें। नंबर 3 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट
नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्मूदर द सरफेस लेस विल बी फ्रिक्शन, क्लियर, स्मूदर द कॉन्टैक्ट lesser the friction, ओके। और स्मूदर का मतलब क्या है, स्मूथिंग से पॉइंट ए, स्मूथ मतलब जैसे स्मूथ ऑब्जेक्ट्स अगर हम बात कर रहे हैं, स्मूथ मतलब लेट्स से ऑयल, ग्लास, सोप, हाँ ठीक है, ऑयल, सोप, lubricants, लुब्रिकेंट्स, काफी सारे हो सकते हैं। स्मूथ मतलब क्या होगा, लेस फ्रिक्शन, ठीक है, स्मूथ मतलब समझ गया, लेस फ्रिक्शन। रफ मतलब कैसे, rocks, हाँ, सो रफ मतलब रोड ground, या ग्राउंड, ग्राउंड, अब ग्राउंड में बोलोगे सर मार्बल लगा है, तो मार्बल लगा है तो फिर वो स्मूथ हो जाएगा, ग्राउंड, सैंड पेपर, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें आप समझ गए, रफ का मीनिंग हाँ rough यस सर। कैटेगरी में जो आते हैं वो सब। हाँ, सो स्मूथ मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ओके। सो ये थर्ड पॉइंट था कि फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है स्पेशल पॉइंट्स में। एक फोर्थ और बहुत ही स्पेशल पॉइंट, बहुत ही स्पेशल पॉइंट, ये 10 kg का एक बॉक्स है, ऐसे रख, थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसे, 10 kg का बॉक्स है, 10 थोड़ा कम हो गया, लेट से 50 kg अच्छा लगेगा, 50 kg का एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है और सिमिलर बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, बताए इन विच केसेस प्रेशर, ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज हायर और लेस, सर सेकंड, सर फर्स्ट केस में, सेकंड में फर्स्ट लेस, केस में ज़्यादा होगा। सर फर्स्ट केस सेकंड में में, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा और फर्स्ट में एयर नीचे रेजिस्टेंस चला नहीं जाता लेके आना अभी, चल थोड़े ना रहा है, मूविंग नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं, अभी रुके है। हुए हैं, पहले ये देखते हैं कि प्रेशर किस में ज्यादा होगा, सर प्रेशर तो फर्स्ट सभी केस एरिया में केस होगा में, ना क्योंकि एरिया फर्स्ट इनवर्स में, में है। या तो एरिया बहुत ही ज्यादा है। सिंपल है, प्रेशर, प्रेशर इज मोर फॉर बी देन ए, ये क्लियर है, बी को प्रेशर ज्यादा फील होगा क्योंकि बी पे एरिया कम है, डन। लेकिन फ्रिक्शन की अगर बात करें तो वो किस पे ज्यादा होगा, ए पे ही ज्यादा होगा ए पे ही होगा ना। ओके, क्योंकि क्या होगा? कांटेक्ट का सरफेस ज्यादा है। कांटेक्ट का सरफेस ज्यादा है, ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर देखेंगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट does not affect friction, sorry, area of contact does not affect friction for significant amount, और by significant amount, मतलब क्या है, मतलब ये है कि फ्रिक्शन एरिया का फर्क पड़ता तो है बट बहुत बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है, मतलब अगर मैं इस केस में फ्रिक्शन बोल रहा हूँ कि 250 है तो इस केस में बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, हार्डली 248 होगा अगर आप एक्चुअल में देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये लाइन लिखी है कि कभी अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो ये चांसेस है कि ये 250 है तो ये 2 लेट्स से 245 हो सकता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 250 है और ये 150 हो जाए। हाँ तो मतलब हम इसे अगर, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हाँ, 2 को। हाँ, तो इसका मतलब मैं सिंपली बात बोलूं कि स्लाइट फर्क पड़ता है, तो अगर मैं बोलूं कि एरिया इन ए इज डबल देन एरिया इन बी तो फ्रिक्शन मत डबल कर देना। सो यहाँ पर मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इफ एरिया ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी देन फ्रिक्शन इन ए इज 2 times फ्रिक्शन इन बी, सही है या नहीं, नहीं। only a slight difference is there,
only a slight difference occur only a slight difference occurs during experiments. मतलब एरिया कितने भी टाइम ऊपर स्लाइट ही हाँ, डिफरेंस तो दिखेगा। स्लाइट डिफरेंस ही होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एरिया कितने भी टाइम हो, जब स्लाइट डिफरेंस है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखेगा, ये एकदम मैं हाईलाइट करके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। फिर क्या देखेंगे, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। क्लियर? तो ये लाइन याद रखेंगे, ये मत बोलने लग जाना कि स्लाइड डिफरेंस है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग होगा। अगर मैंने ऑप्शंस दिया है कि 250 है और 246 कर दिया है तो आप मार्क कर सकते हो कि ठीक है सर थोड़ा तो कम होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे पूछ लिया कि डज द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया, सो स्टेटमेंट क्या होगा, नो, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर मैं ये बना दूं या ये बना दूं, दोनों केस में क्या मानेंगे हम, फ्रिक्शन इन ए इज सेम एज फ्रिक्शन इन बी। क्लियर? Yes, दोनों ही sir. 50 kg हैं। सो वो एक्सपेरिमेंटल पता है ना, बहुत सारी चीजों की वजह से आ जाता है। वो एक्सपेरिमेंटल पता है किसकी वजह से आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह से। याद है बताया था हाँ यहाँ सर, ऑल पे कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ। अपोज है वो इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल जाता है, जबकि इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है? बट जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल फ्रिक्शन कैसे लगता है, मॉलिक्यूलर लेवल के वजह से लगता है। सपोज ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस थोड़ा सा ऐसा इरेगुलर है, तो ये इसमें मॉलिक्यूलरली फिक्स होके रहता है तो स्लाइड नहीं हो पाता है, इसलिए इनिशियली हमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। ठीक है? तो ये दोनों केसेस में फ्रिक्शन सेम रहेगा। तो ये थर्ड पॉइंट समझ में आया, सॉरी फोर्थ पॉइंट। क्या है इस पॉइंट का पर्पस, लाइन बताएं। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन It एरिया। does not depend upon area. वेरी गुड, वेरी गुड। सो बहुत ही अच्छे। चले, तो अब हम फाइनली फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि यार एग्जैक्टली फ्रिक्शन है क्या, और मतलब क्या पॉइंट हो रहा है। तो सब उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट एक और पॉइंट, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ पॉइंट एक देखेंगे। फ्रिक्शन जो है बहुत ही स्मार्ट फोर्स है, फ्रिक्शन बहुत ही स्मार्ट फोर्स है और इसको बहुत ही बेटर लिखेंगे, फ्रिक्शन इज मोस्ट एडजस्टेबल और यहाँ पर एडजस्टेबल का मतलब स्मार्ट, जो एडजस्ट कर सकता है दैट इज स्मार्ट। ओके, सो फ्रिक्शन इज मोस्ट एडजस्टेबल फोर्स। इसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है कि इट विल एक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट, it will act as per the requirement to oppose some force। सो किसी फोर्स को अपोज करने की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, बट इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है। ऐसा थोड़े ना है कि आप फ्रिक्शन, आपने फोर्स लगाया 50 तो फ्रिक्शन भी 50 से अपोज करेगा, नहीं, इसकी भी एक लिमिट है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, या इसी पे मैं आगे इंक्लूड करता हूँ इसको, क्या, फ्रिक्शन हैज अ लिमिट above which its value cannot exceed, and that friction is called limiting friction, and that friction is called लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोई अगर आपसे पूछेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या है, वो जो मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है।
लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इसका मतलब ये है, क्या हम कभी फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला दे सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बहुत एडजस्टेबल है ना। सोचो आपने 10 लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग गया 10, आपने 20 लगाया तो फ्रिक्शन लग गया 20। फॉर्मूला दे पाओगे क्या कभी फ्रिक्शन का? नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि लिमिटिंग कितना है, मैक्स क्या है? मैक्स कितना हो सकता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का हम पूरा फॉर्मूला नहीं जानते, बट हम फॉर्मूला जानते हैं फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग। लिमिटिंग कितना लग सकता है, और इन अदर वर्ड्स आई विल से मैक्स फ्रिक्शन कितना हो सकता है, एंड दैट मैक्स फ्रिक्शन हैज अ फॉर्मूला ऑफ म्यू इनटू एन। अभी एक्सप्लेन करते हैं कि म्यू इनटू एन ये फ्रिक्शन का हमारे फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब पहली बात तो ये समझना है, फ्रिक्शन कैन टेक एनी वैल्यू। पहले ये सर पॉइंट, उसको आपने क्या प्रोनाउंस किया? ओके, ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, and this depends upon nature of contacts. So it depends upon nature of contact, nature of contact। मतलब अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, स्मूथ होगा तो इसका मतलब म्यू क्या होगा, लेस होगा। अच्छा, इसका प्रोनाउंस क्या करते हैं, म्यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू। ओके सर। ओके, म्यू। और अगर रफ होगा तो म्यू ज्यादा होगा। सर और इधर एन क्या है? एन बटा नॉर्मल, इसीलिए तो पढ़ाया ना कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे। ये है नॉर्मल रिएक्शन, याद है अभी बताया था आपको कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है मेनली, यस सर। नॉर्मल पे। नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर कहीं पे स्पीड दिख रहा है क्या फॉर्मूले में? नहीं। इसीलिए स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। कहीं एरिया दिख रहा है क्या? नहीं। इसलिए एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। क्या दिख रहा है, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल। एंड म्यू। तो इसलिए नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और कांटेक्ट टाइप म्यू, म्यू इज कांटेक्ट टाइप। तो म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी पॉइंट समझ में आया कि ये थोड़ा सा इसकी डिपेंडेंसी टाइप पे भी हम ये चीजें देख सकते हैं। इसे इरेज कर दो या लिखा रहने दें? सर हाँ, सर लेकिन ये म्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? वेरी गुड आइडिया है। ये फिक्स है? बस 1 मिनट रुक जाइए, वो भी पता चलेगा आपको म्यू कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो आपके कैलकुलेशन के लिए म्यू आपको दे देगा, बट आप सोच रहे हो कि यार अगर एक्सपेरिमेंट में म्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अगर आपने देख लिया तो म्यू पता चल जाएगा। चलो बता देते हैं म्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले एक लाइन जरूर लिख लेते हैं, क्या, फ्रिक्शन हैज अ लिमिट above which its value cannot exceed and that friction is called limiting friction। एंड एक्चुअल अगर मैं बात करूं, एक्चुअल में फ्रिक्शन, so friction will be 0 to F max। I'll write friction can take any value from 0 to F max। समझ आया? तो ये भी फ्रिक्शन का फॉर्मूला बना कि फ्रिक्शन अगर चाहिए तो कभी हम एग्जैक्ट फ्रिक्शन नहीं निकालेंगे, मैक्स निकालेंगे और चेक करेंगे इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। डन। तो कितना लगता है, हमेशा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताई, इट एक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट टू अपोज सम फोर्सेस एंड बैलेंस दोस, और टू अपोज और बैलेंस अदर फोर्सेस। तो उन्हें बैलेंस करने का ट्राई करेगा, अगर बैलेंस नहीं कर पाए तो जितना अपोज कर पाएगा उतना करेगा। ठीक है, तो पहले हमने ये फॉर्मूला देख लिया। अब मैं क्या समझा रहा था आपको, म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू कैसे चेक करते हैं। सो हाउ टू चेक म्यू, सो हाउ टू फाइंड म्यू।
ठीक। अच्छा, म्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखें, सपोज एक बॉक्स है, ये लेट्स से है 50 kg, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कुछ मशीन के थ्रू, किसी उससे जिससे आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। सोचो अभी स्टार्ट हुआ क्या? नहीं। मोशन स्टार्ट हुई क्या? नो। हुआ क्या? नो, नहीं हुआ। ठीक, मोशन स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, सेकंड केस, फिर हमने फोर्स बढ़ा के क्या कर दिया? लेट्स से हमने कर दिया 50। अभी भी लेट्स से मोशन स्टार्ट हुआ क्या? लेट्स से नहीं हुआ। सेम चीज, मोशन स्टार्ट, नो। नहीं हो। अभी आपको नहीं पता, ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि मोशन स्टार्ट हुआ क्या। अभी भी लेट्स से आंसर है नो। आपको गुस्सा आ गई कि यार ये तो हिल नहीं रहा है, और फोर्स लगा दो। आपने और फोर्स बढ़ा दिया, लेट्स से आपने फोर्स लगा दिया 200। अभी मूव हो रहा है क्या? लेट्स से अभी भी मूव नहीं हो रहा है, अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो लेट्स से आप ऐसे इंक्रीज करते 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 आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और आपने डिसाइड किया द मोशन स्टार्टेड आफ्टर 300 न्यूटन फोर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्रिक्शन आपका कब तक अपोज करता रहा? पहले कितना अपोज करेगा? फ्रिक्शन कितना होगा? 20। 20। 20, 50 लगाया तो फ्रिक्शन कितना होगा? 50 होगा। 50, 50, जब आपने 200 लगाया तो फ्रिक्शन कितना होगा? 200, 200, लेकिन सोचो 300 पे स्टार्ट हो गया चलना, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 299, 99 नहीं बोलना है, इट कैन बी 299.9999999, जितने नाइन लगा दो। सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर इट 300। रिमेंबर, ये फिजिक्स में एक बहुत अच्छी चीज है क्या, कि जस्ट कम वाले को हम सिमिलर मानते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट, इट मींस फ्रिक्शन is just less than 300। क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन हो जाएगा 299.9999999, कितने भी 9 लगा सकते हैं। 9 बार। हाँ ठीक है यार, तो मैथमेटिकली उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारा ये है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि फ्रिक्शन जस्ट लेस देन 300 का मतलब ये है, अगर जस्ट लेस देन 300 है तो हम ये बोल देंगे कि फ्रिक्शन इज हाउ मच? 300। सो इफ अ मोशन स्टार्ट एट 300 यू कैन कंसिडर दैट फ्रिक्शन इज 300। ओके, जरूरी नहीं कि ऐसा लेस वाला करोगे, क्या लिखोगे? फ्रिक्शन इज 300। डन। सर मतलब अगर ऑब्जेक्ट 300 पे चलना मतलब चालू हो गया तो तो हम हम फ्रिक्शन 300 ही मानेंगे। ओके। तो इसका मतलब इफ object started object just started to move on 300 Newton force, then consider the friction 300 Newton। Clear? यस सर। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या पता चल गया, एफ मैक्स कितना लग सकता है? 300। अच्छा, यू नो द फॉर्मूला फॉर एफ मैक्स, क्या फॉर्मूला है? हाँ, म्यू इनटू एन। इससे हम म्यू को फाइंड कर लेंगे। यस, वेरी गुड। एन कितना है फॉर दिस क्वेश्चन? एम जी है। तो इसका मतलब म्यू इंटू एम कितना था? 50 इंटू जी कितना? 50 10 ले into लेते हैं। 10, हाँ, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 5, I, मतलब 0.6। समझ आया हाउ टू कैलकुलेट म्यू? yes sir।
ओके तो इसका मतलब ये है कि वो याद है मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स वाला बताया था कि रोलिंग, स्लाइडिंग और ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी म्यू पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ऑलरेडी हमें पता है क्या कि फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक is more than friction in sliding, is more than in friction rolling, then what I can say that mu of static is also greater than mu of sliding and mu of rolling, क्योंकि mu ही तो हैंडल कर रहा है ना फ्रिक्शन को। समझ आया? फ्रिक्शन को हैंडल करने वाला कौन है? म्यू ही तो हैंडल कर रहा है। सर यस। लेकिन म्यू का ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। नहीं, मी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। म्यू इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके तो ये पॉइंट सर एग्जाम में वो फिर वो फ्रिक्शन मैक्सिमम वगैरह देंगे? नहीं, फ्रिक्शन मैक्सिमम तो फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर मतलब कुछ तो प्रोवाइड कर देंगे यू हाँ, वगैरह? पूरा डेटा दिया जाएगा आपको। मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ कि किस टाइप पे क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। पॉइंट समझ में आया, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये फॉर्मूला समझ आया। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली बन सकता है। देख लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज यही सिमिलर क्वेश्चन है, 50 kg और इस सरफेस को अगर लिखा है म्यू इज इक्वल टू 0.4। अच्छा, स्मूथ का मतलब जानते हो? स्मूथ अगर लिखा है तो ये मानना है कि इफ स्मूथ surface और frictionless is given, then म्यू को क्या मानना है? 0। हाँ मतलब वो 0। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज को कि अगर स्मूथ दिया है इसका मतलब ये है कि म्यू क्या है? गिवन नहीं है, बट म्यू क्या है? 0 है। हाँ पूछें। सर एग्जाम में म्यू का वैल्यू दिया होगा ना? दिया होगा या फिर पूछेगा, आपको इनफ डेटा दिया होगा, ठीक है। ऐसा विदाउट इनकम्प्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, वैल्यू देगा। सो लेट्स मतलब 1 वेरिएबल से हमें फाइंड करना होगा। एग्जैक्टली। सो लेट्स से हम इसको पुश कर रहे हैं 200 न्यूटन से, 200 नहीं, लेट्स से 120 न्यूटन से। ओके, सो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स। चले सॉल्व करें सब लोग। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स। सर ये 50 kg का मास है या वेट है? अरे केजी में दिया है तो वेट क्या होगा? सर क्या आंसर जो है वो हमारा 200 न्यूटन है? नहीं बेटा, गलत है। हमें सिर्फ सबसे मैक्स ढूंढना है क्या? नहीं बेटा, क्या पूछा है मैंने सिर्फ? हाँ तो 120 होगा। हाँ, तो यही पॉइंट है कि आपको ये छोटी सी गलतियां नहीं करनी है। क्या? सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखना है। द फर्स्ट स्टेप इज, कभी भी mg मत लिखो तुरंत, पहले चेक करो कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेट कितना है? हाँ mg है, ऊपर मतलब लगेगा ना। 210 है, सो 500 हो गया नॉर्मल। सो हमें पता है ये होगा नॉर्मल। सो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा एंड आई कैन से दैट नॉर्मल इज 500। अभी हमें ये याद रखना है ऑलवेज कि हम फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मैक्स। एफ मैक्स। वो हो जाएगा म्यू इनटू एन। म्यू कितना है? 0.4, एन कितना है? 200, सॉरी 500। सो कितना आ गया? 200। इसका मतलब है फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 200, बट अगर हम बॉक्स को देखें तो पुश कितना हो रहा है? 120 का इतना है तो ये भी 120 लगाएगा इसका ना। मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। द पोज इज only 120,
सो सर फिर 0 होगा ना नहीं, हमारा 0 आंसर। क्यों होगा? इतना अपोज करेगा जितना 120 को तो लगाना पड़ेगा। या सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा? फ्रिक्शन विल बी 120 न्यूटन। 120 इज 120। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन में कितना फ्रिक्शन होगा, सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 120 न्यूटन। और ये बॉक्स मूव करेगा या नहीं? नहीं करेगा। नहीं करेगा। बैलेंस्ड है। सो फ्रिक्शन जब 200 से ज्यादा लगाएंगे तब Yeah. मूव करेगा। so hence the object is balanced. सर अगर Yeah. बराबर 200 लगाए तो क्या होगा? तो वही हमने बताया ना, जस्ट स्टार्ट टू मूव। हम कंसिडर करते हैं कि जस्ट 200 मतलब ओवरकम करने वाला है, जस्ट स्टार्ट करने वाला है मूव। स्टार्ट कर नहीं हाँ। देगा, स्टार्ट करने वाला है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ऑन द गो। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन इसी पे आगे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन में कि इफ f is 200, if f is 200 तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? द ऑब्जेक्ट इज जस्ट टू स्टार्ट द मोशन। सो द ऑब्जेक्ट इज जस्ट टू स्टार्ट द मोशन। क्लियर? ऑब्जेक्ट एकदम जस्ट स्टार्ट करने वाला है एंड द फ्रिक्शन विल बी 200। डन? अच्छा सर या सर आपने लास्ट ईयर बोला था कि आप ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक देने वाले हो ना, तो क्या आप उस बुक के पीडीएफ शेयर कर सकते हो? ओके। कौन सा, किस टाइप का बुक? वासु सर ने क्या बताया था आपको 9th स्टैंडर्ड में अच्छे बुक सेट्स अवेलेबल है। ओके ओके, वो पॉइंट ठीक है, चलेगा, उनका पीडीएफ शेयर करते हैं हम, ठीक है। हाँ। या फिर अभी सपोज f 200 से ज्यादा है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? चलने लगेगा आगे। ये मूव करने लगेगा। सो इफ f इज लेट्स से 240, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव। नाउ फ्रिक्शन कैन नॉट बैलेंस इट, फ्रिक्शन कैन नॉट exceed 200 Newton, so object will start to move. अच्छा, तो फ्रिक्शन कितना होगा? अभी फ्रिक्शन एक्टिंग कितना होगा? फ्रिक्शन तो अभी भी 200 ही रहेगा ना, हाँ। और वो क्या करेगा? अपोज करेगा 200 फ्रिक्शन। तो इसका मतलब मतलब 40 से आगे जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछता है देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। और याद है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? F इक्वल्स में है ना, तो Yes, 40 F इक्वल्स net, 50 F A net is इक्वल्स equal to 4/5। या सो एफ नेट इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं? m इंटू ए से। तो नेट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन 40 नहीं आएगा बोलना नेट। किसी को। एफ नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट मतलब यहाँ पे लग रहा है 200 का, सॉरी 240 का, और अपोज हो रहा है 200 का। सो इसका मतलब नेट कितना बचेगा? एफ नेट 40 का आगे की तरफ बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा केयरफुल रहना इसको यूज करने में। -200 इज इक्वल टू m is 50 then into a, so a will be 40 divided by 50. Clear? So it will be 0.8 meter per second square. पता है? तो किसी को कोई डाउट फ्रिक्शन सॉल्विंग में जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया है? नो सर। पूरे एस्पेक्ट बता दिए आपको कि कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करना है और क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं, वो सारी चीजें केयरफुल रहना है। डन? यस। अच्छा, यस सर। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अभी सिर्फ आपको एकदम बेसिक सा समझाया है कि फ्रिक्शन किस टाइप पे डिपेंड करता है और किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्शन में से बनेंगे। मैं अभी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, क्यों? वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ये पूरा पढ़ के आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और ज़्यादा मतलब ये जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं ना
2, 3, 4 जिसमें हमने बॉक्स मल्टीपल रखे हैं, स्ट्रिंग रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, सब जगह पे हम नॉर्मल कैलकुलेट करते थे ना, वहां Yes, sir. फ्रिक्शन भी डाल देंगे। वहां पर फ्रिक्शन भी डाल देंगे अब। तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सॉल्विंग होगा एकदम, और इम्पोर्टेंट भी। इंपॉर्टेंट भी रहेगा क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक, हाँ अच्छा, सर। अब वो बात हटाकर जो आगे है सॉल्विंग वाली, वो हटाकर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे वापस आते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है और उसे यूज कैसे करना है। Yes, sir. समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा एग्जांपल देखेंगे, बट आज अभी पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। सर हाँ पूछिए। सर रोलिंग फ्रिक्शन है ना, तो उसमें कैसे फाइंड करना है? अरे सेम चीज होगा ना, उस पे भी नॉर्मल वही आएगा ना, सिर्फ म्यू क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि म्यू रोलिंग इतना है, हाँ ओके। वो क्वेश्चन में गिवन होगा रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर काफी सारा डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वेयर एंड टियर। हाँ, एक एक करके करते हैं। डिसएडवांटेज, चले बताएं आप लोग डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज मशीन्स में वेयर एंड टेयर हो जाता है। हाँ ओके, वेयर एंड टेयर, देन नेक्स्ट। वेयर एंड टेयर होता है और क्या क्या कर सकते हैं बताएं, और क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला तो एक बेसिक, सबसे पहला, वी नीड टू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन। कुछ भी चीज को मूव कराना है तो फ्रिक्शन को मूव से ओवरकम करना पड़ता है ना हमें। हाँ। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज वी need to apply extra force to overcome the friction. Waste of energy. Yeah, force to overcome the friction. Okay, एक तो ये डिसएडवांटेज है। फिर और जैसा आपने अभी बताया कि जो मशीनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, मशीन्स हैं, कुछ भी हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फिर, Lubricants. बॉल बेरिंग वगैरह। हाँ, सो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट भी काफी ज्यादा जनरेट होती है मशीन्स में। सो हाँ, एक्स्ट्रा हीट generates in machines and also wear and tear of the components. उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स का सिस्टम ही बदल देते हैं, बॉल बियरिंग सिस्टम, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है ना। सो टू ओवरकम दैट हम क्या यूज कर सकते हैं, सो टू मिनिमाइज इट हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। तो लुब्रिकेंट्स ऑलरेडी आपको पता है, ऑयल, ग्रीस, ये सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं। ऑयल, ग्रीस, ऐसे लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स और बॉल बियरिंग सिस्टम यूज करते हैं, जहाँ पे रोटेशनल की बात आती है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन लेस होने की वजह से ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये एक हमारा पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, कोई भी सरफेस जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब वेयर एंड टेयर की तो प्रॉब्लम आती है। जैसे हम वॉक करते हैं तो हमारे वॉकिंग में एक डिसएडवांटेज भी है, क्या, कि जो भी
कॉन्टैक्टिंग हमारे सरफेस, चप्पल खराब होते हैं। हाँ चप्पल खराब हो जाता है, ठीक है। सो वाइल वॉकिंग एक डिसएडवांटेज भी है, वाइल वॉकिंग। तो जो हमारे शूज है ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके। तो ऐसे काफी सारे मतलब ये जो disadvantages हैं वो हो सकते हैं, बट ये जो डिसएडवांटेज हैं इनको हम एडवांटेज में भी कई बार यूज कर सकते हैं। कौन सा? हीट। वॉकिंग। हीट वाला एक एडवांटेज है। वॉकिंग में ऑफ कोर्स शूज जरूर खराब होते हैं, बट वॉकिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, वॉक करना इम्पोर्टेंट है ना, शूज बदल सकते हैं। हाँ, रेदर देन शूज का खराब होना। तो उससे बेटर एडवांटेजेस काफी अच्छे हैं, और एडवांटेजेस को हम डिटेल में एक एक करके देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस लिख लेते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला तो ये कि ये वॉकिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वॉकिंग में हेल्प करता है। और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो जो हीट, एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, उसको कई बार हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अभी ठंडी में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, सो यू रब योर हैंड्स, हाँ, उससे आपको एक एक्स्ट्रा हीट मिलती है जो काम की है। मशीन्स के केस में काम की नहीं है हीट, क्योंकि वो मशीन्स के इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट आपके डेली पर्पज से वो हेल्पफुल हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप उसे हेल्प लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेमस एडवांटेज, फ्रिक्शन हेल्प्स इन प्रॉपर वॉकिंग। सो फ्रिक्शन हेल्प्स इन प्रॉपर वॉकिंग। अच्छा, प्रॉपर वॉकिंग का मतलब ये है कि स्टेप्स रख के, स्लाइडिंग की बात नहीं हो रही है कि आप एक सरफेस पे बैठ गए और पुश करके स्लाइड कर गए, स्लाइड नहीं। प्रॉपर वॉकिंग का मतलब ये है आप स्टेप मूव कर रहे हैं, एक एक स्टेप आगे हाँ, चल रहे हैं, हम उस वाली वॉकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस को एक अलग पेज पे कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चीजें एग्जैक्टली कैसे हो रही हैं। सपोज एक पर्सन है यहाँ पर और वो स्टेप कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जब वॉक करेगा तो वो स्टेप रखता है। अगर आपने फील किया हो कि जब ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रखेगा लेट्स से, और ये फिर नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेप, ऐसे स्टेप्स रखेगा, ये हमारे क्या है, स्टेप्स। सो आप फील करोगे, आप फील क्या करोगे कि अगर आप स्लोली मूव करो तो आप ये फील करोगे कि आप स्टेप रख के करते क्या है। सपोज ये ग्राउंड है, तो वो जो पर्सन है वो स्टेप करके ग्राउंड को पुश करता है बैक। हाँ, और तो वो न्यूटन का पर्सन थर्ड लॉ। करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। हाँ, पुश करता है, बैकवर्ड पुश करता है, तो उसके वजह से एक रिएक्शन हमें मिलता है, वो रिएक्शन हमें हेल्प करता है आगे जाने में। तो अगर मैं एक्चुअल में बात करूं कि आगे जाने में एग्जैक्टली कौन अच्छे से हेल्प करने वाला है, तो अगर मैं इस तरफ पुश कर रहा हूं तो मतलब फ्रिक्शन को क्या फील हो रहा है कि हमारा फीट किस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ हाँ, पर थोड़ी सी सिचुएशन लिखता हूँ, वाइल वॉकिंग फॉरवर्ड, while walking forward, फिर फ्रिक्शन हमें आगे जाने में मदद करेगा यार। हाँ, मतलब friction, we push फ्रिक्शन फंस गया। backward, yeah, we push the ground backward। इसका मतलब फ्रिक्शन को क्या लग रहा है, फ्रिक्शन को लग रहा है कि फीट पीछे जा रहा है। सो फ्रिक्शन विल फील द फीट गोइंग बैक, फ्रिक्शन will feel the feet going backward, so it will act forward, वो डिस्यू हो जाएगा। yeah, so it will act forward। so ये सिचुएशन है कि while
वॉकिंग फॉरवर्ड, फ्रिक्शन भी कहाँ लग रहा है? फॉरवर्ड। तो याद है मैंने बताया था कि फ्रिक्शन ऐसा जरूरी नहीं कि मोशन अपोज कर रहा है। तो हाँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मोशन अगर हम देखें इस केस में मूविंग फॉरवर्ड है, मूविंग फॉरवर्ड। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर दिखेगी आपको कि फ्रिक्शन भी कैसा है? फॉरवर्ड है। फ्रिक्शन भी कैसा लग रहा है? फॉरवर्ड लग रहा है। मतलब ये अपोज कर रहा है लेकिन रिलेटिव मोशन को कर रहा है। रिलेटिव मोशन को कर रहा है, फीट पीछे जाना चाह रहा है तो उसके रिलेटिव में फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ एक्ट कर रहा है उसको अपोज करने के लिए, और उसके हाँ। वजह से वो क्या क्रिएट कर दे रहा है? एक मोशन क्रिएट कर दे रहा है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो जो जाता है। हमारे लिए एकदम हेल्पफुल है। हाँ, हेल्पफुल हो जाता है। तो ये एडवांटेज है कि हम अपने फीट के मोशन के वजह से फ्रिक्शन का यूज कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये एक पॉइंट था, एक यूज था। एक और यूज देख लेते हैं कि अगर हमें मूव करा रहा है तो एक बहुत ही अच्छा एक और यूज है, इट हेल्प्स टू accelerate the vehicle forward। व्हीकल को आगे फॉरवर्ड एक्सेलरेट करने में भी हेल्प करता है। और इस तरह है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो कभी भी व्हीकल मूव ही नहीं कर पाएगा। क्लियर? सो फिर विदाउट से इसमें फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। एग्जैक्टली, सो विदाउट फ्रिक्शन vehicles will not even move। will not even मूव। एक्सेलरेट तो दूर की बात है, बिल्कुल मूव ही नहीं हो पाएगा वो। रीजन क्या है? देखें, बहुत ही सिंपल। पहले एक सिनेरियो से समझते हैं कि सपोज विदाउट फ्रिक्शन काम बन सकता है क्या? देख लेते हैं। सपोज एक बाइसिकल है, ठीक है, और लेट्स से एक बाइसिकल है और आप उसे व्हील करने वाले हो, ठीक है, आप पैडलिंग करने वाले हो उसका, बाइसिकल का। तो क्या पैडलिंग बस से अगर मूव हो जाने वाला होता तो अगर मैं बाइसिकल को ऐसे एयर पे लेके जाऊं, ठीक है, हाँ सर, तो टायर तो हवा में ही घूमते रहेंगे। टायर घूमता रहेगा बट बाइसिकल मूव होगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी आपको समझनी है कि इसका मतलब ये है कि बाइसिकल जो है, व्हील आप पैडलिंग करोगे, व्हील तो घूमेंगे, ये दोनों व्हील क्या होंगे? ऐसे ऐसे घूमेंगे। क्लियर? बट क्या साइकिल मूव होगी क्या? नहीं। 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 मूव होगी नहीं अगर ये एयर में है तो, क्योंकि एयर का कोई भी फ्रिक्शन वहां पे उतना आने नहीं वाला है। बट अगर ये यहाँ पर है और व्हील की, तो इसका मतलब वो मूव होना स्टार्ट करेगा। क्लियर? सो इस केस में देखें कि क्या सिचुएशन होती है एक व्हील के केस में। सर मतलब व्हील का कोई तो पुश करने को चाहिए आगे। हाँ, तो कोई तो हम व्हील को सिर्फ घुमा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा कि वो जो कार्स होते हैं ना, सारा कोई भी इंजन है, इंजन ऑफ अ व्हीकल, इंजन ऑफ अ व्हीकल only rotates the wheel, it only rotates the wheel, it does not provide horizontal motion। कैसे कर पता चल रहा है ये? आप एक कार है, कार को ऐसे लेके हवा में रख लो, कितना भी एक्सेलरेट करो, क्या कार हवा में चलने लगेगी क्या? नहीं। नहीं चलेगी। तो ये नहीं। एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि कार ऐसे हवा में नहीं चलेगी। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली देखते हैं। तो सिचुएशन देखते हैं, मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। सपोज ये ग्राउंड है और ये किसी कार का व्हील है। तो अभी हमने क्या समझाया कि यार जो व्हील होता है, वो जो इंजन होता है वो क्या करता है? व्हील को घुमाता है। तो स्टेप वन, व्हील रोटेट होगा। क्लियर? सो नंबर वन, फर्स्ट व्हील रोटेट्स। नंबर टू, तो अगर व्हील रोटेट होगा तो ये जो पॉइंट है, ये क्या फील आएगा? ग्राउंड को क्या फील होगा?
पॉइंट सर ऑफ ग्राउंड को लगेगा कि ये हमें पीछे पुश कर रहा है ना। ये हाँ। एग्जैक्टली। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट will feel going backward। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लगेगा कि वो बैकवर्ड जा रहा है, क्लियर, तो फ्रिक्शन कहां पे लग जाएगा तुरंत, उसको आगे। अपोज करने लगेगा और फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, आगे, क्लियर। तो इसलिए इस सिचुएशन में देन द फ्रिक्शन acts forward direction। क्लियर। हाँ। और इसका मतलब सर, जो अब आगे की तरफ स्पीड देता है वो कौन देता है, फ्रिक्शन। तो अगर मैं आपको बेटर समझाऊं कि आपको क्या फीलिंग आएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपने कभी देखा होगा ऐसे बाइक वगैरह आप लेके जाओ और नीचे बहुत सारा मड पड़ा हुआ है, एकदम रेनी सीजन है, बहुत मड है, तो आप देखो सिर्फ व्हील घूमता है, आगे नहीं जाता है, देखा हाँ, है? पहिया अटक तो जाता है, हमें स्टोन्स फ्रिक्शन कम ऐसे है। लगाने पीछे होते से हैं और धक्का लगाना चाहिए। धक्का लगा के निकालो या फिर वहां पर एक कुछ प्लेट लगाओ स्टोन जिसका लगाते हैं फ्रिक्शन ना। ज्यादा हो, स्टोन लगाते हैं जिसका फ्रिक्शन तुरंत एक सडन फ्रिक्शन मिल जाए उस स्टोन की वजह से और वो व्हील आगे मोशन कर जाए, हाँ। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे दैट्स वाई इन मडी प्लेस मोशन स्टार्ट नहीं हो सकता, व्हील ओनली रोटेट्स। ठीक है, लेट से बहुत सारा यहाँ पे मड है और फ्रिक्शन इज वेरी लेस, तो फ्रिक्शन इतना है ही नहीं कि उसे वो मूव करा पाएगा। सो फ्रिक्शन इज वेरी लेस, सो द व्हील विल ओनली रोटेट। सो फ्रिक्शन इज वेरी लेस, सो द व्हील ओनली रोटेट्स। पर अगर हमें हवा में गाड़ी चलाने तो पीछे से फोर्स देना चाहिए ना उसे, अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा। हाँ, तो बट पीछे से कहाँ से फोर्स देंगे, इंजन ऐसे फोर्स थोड़े ना देता है, इंजन तो व्हील घुमा हाँ, सकता है, इंजन में होती है एक मोटर, वो व्हील घुमा सकती है बस, और कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए सर तो कार हवा में चलानी है तो कुछ और चाहिए होगा, और वो और हमने पढ़ लिया है क्या है वो, थ्रस्ट फोर्स, याद है ना, थ्रस्ट फोर्स के लिए रॉकेट। व्हील वगैरह नहीं चाहिए, रॉकेट जैसा हाँ बनाना। सर। यस सर। सर हाँ पूछिए। फिर हमारे एयरप्लेन्स जो है वो कैसे काम करते हैं, उनमें थ्रस्ट फोर्स तो नहीं होता है ना। क्या पर बात उनमें भी करते हो, होगा, एरोप्लेन में इंजन नहीं होता है, नहीं इंजन थ्रस्ट होता है। फोर्स वो दो काम इंजन होता करता है से है, वो लेकिन। बने। वो दो काम करता है, उसको हम हेलीकॉप्टर के डिजाइन से सीखेंगे। एक और चीज होती हाँ। है, सपोज हेलीकॉप्टर पे विंग्स है, उसमें दोनों चीजें होती हैं, ठीक है, एरोप्लेन में थ्रस्टर भी होता है और ये वाला डिजाइन भी होता है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पता है क्या सिचुएशन होती है। अच्छा, एक एग्जांपल इस तरीके से देखेंगे, सपोज एक प्लेटफॉर्म है और एकदम आप पास में खड़े हो और यहाँ से ट्रेन जाने वाली है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, ठीक है, हाँ। फॉरवर्ड। तो आपने सुना होगा कि ट्रेन के बहुत पास नहीं खड़े होना चाहिए अगर ट्रेन मूव कर रही है, क्यों, आप ट्रेन की तरफ खिंच जाओगे, क्या ट्रेन में मैग्नेट है क्या जो आपको खींच लेगा, नो। नहीं, नहीं। सर नहीं, सक्शन। रीजन ये है, रीजन, एक्शन पावर। अरे पावर आवर नहीं, देखो रीजन क्या है कि जैसे ही ट्रेन यहाँ से मूव होगी यहाँ की एयर हट जाएगी, एयर लेस हो जाएगी, यहाँ की एयर क्या है, मोर है, तो इसका मतलब एयर को क्या फील होगा कि यहाँ पे तो कम हो गया ना, इसका मतलब यहाँ की एयर कंसंट्रेशन टू आपको लो पुश कर कंसंट्रेशन। देती है, समझ आया, आपके बैक हाँ, इसको पुश करेगी वो यहाँ पे एयर। पुश कर देती है। तो इस चीज को एक दूसरे वे में समझाया, साइंटिस्ट का नेम था बर्नौली। बर्नौली ने समझाया आपको, इसको किस तरीके से समझाया, हेलीकॉप्टर के डिजाइन को, उसी पे बेस्ड है हेलीकॉप्टर का डिजाइन, कि हेलीकॉप्टर का जब ब्लेड घूमता है तो इसका ब्लेड का ऐसा डिजाइन किया जाता है, अगर ब्लेड अच्छे से डिजाइन नहीं है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हेलीकॉप्टर लिफ्ट अप होगा, नहीं, ब्लेड का डिजाइन ऐसा किया जाता है कि ऊपर की एयर जो है वो एकदम सर्कुलेट होने लग जाती है, स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, और हाँ उसने वो बताया कट करता है ना। कि हाँ, कट करते हुए रहता है, तो स्पीड अगर बढ़ गई है तो ये उसकी थ्योरी ने ये बताया कि अगर स्पीड बढ़ गया है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऑटोमेटिक,
तो यहाँ पर ट्रेन भी कुछ ऐसे ही करती है, स्पीड क्या होती है उसकी बढ़ जाती है एयर की, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पर स्पीड है ही नहीं तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर आपको पुश कर देता है सर कंप्रेशन। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है ना। एग्जैक्टली तो नीचे तो नॉर्मल एयर है, उसको इतना स्पीड मिला नहीं है, तो मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, तो इसलिए वो उसको अपलिफ्ट कर देता है। तो ये डिजाइन होता है जो एरोप्लेन में यूज करते हैं। खैर अभी हमें वो डिस्कस नहीं करना है यार, तो वापस आ जाते हैं, हम फ्रिक्शन का डिस्कशन कर रहे थे, बट उसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है, प्लस एरोप्लेन में दोनों चीजें होती हैं, थ्रस्टर भी होता है प्लस फैन भी होता है। हाँ सर, और आपने जो वाला टेस्ट डिजाइन है, डिस्कशन में हाँ जो फॉर्मूला बताया था ना फोर्स का, हाँ, क्या वो आप बता सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला? वी एग्जॉस्ट ऐसे कुछ तो था, डीएम बाय अच्छा, हाँ V V into इंटू DMI। डेल्टा, हाँ ये तो बताया है ना ऑलरेडी मैंने, थ्रस्ट फोर्स का, हाँ हाँ सर बताया है। थ्रस्ट फोर्स का बताया एग्जॉस्ट है। स्पीड इनटू मास चेंज रेट, हाँ थ्रस्ट फोर्स का एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देखें, ठीक है। अच्छा एक चीज है, ये हमें हेल्प करता है व्हीकल को स्पीड करने में, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोकने में हेल्प नहीं करता है, इट ऑल्सो रोकने में भी हेल्प करता है। हेल्प करता है, रोकने में भी हेल्प करेगा, देखिएगा तो कैसे। फिर गाड़ी रुकेगी ही नहीं हमारी। हाँ, हाँ जब अगर हमने ब्रेक दबाया तो उसको लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं। या एग्जैक्टली, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑल्सो। सर शायद से ब्रेकिंग का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग। तो देखिए ब्रेकिंग कैसे रहता है, पॉइंट क्या है, सिचुएशन, सपोज ये व्हील था, ये आगे की तरफ जा रहा था और दोनों बैलेंस थे, मतलब फ्रिक्शन भी लग रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है, रोटेट की वजह से ये पॉइंट पीछे की को फील हो रहा है और इसको आगे की तरफ फील हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब सडनली ब्रेकिंग मतलब क्या होता है, क्या आप उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड स्लो कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर व्हील व्हील का की रोटेशन स्लो होगी ना। रोटेशन स्लो करते हैं, सो ब्रेकिंग का मतलब होता है रोटेशन ऑफ व्हील स्लो हो जाता है, सो रोटेशन ऑफ व्हील गेट स्लो। स्लो हो जाता है। तो तो अगर इसलिए साइकिल का राइट ब्रेक हाँ दाबा तो हम गिरते तो थे। हाँ, सो रोटेशन का जो है सिचुएशन, व्हील का रोटेशन वो कम हो जाने वाला है, तो इसका मतलब ये जो पीछे जा रहा था वो क्या हो जाएगा, अभी वीक पड़ जाएगा ना, जो बैकवर्ड फीलिंग है वो वीक पड़ जाएगी, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अब उसको सपोर्ट करेगा कि यार बैकवर्ड में मेंटेन रहो, ठीक है। सो ये हाँ v है और ये है स्पीड ड्यू टू ओमेगा, स्पीड, ये रोटेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, एंगुलर वर्ड, स्पीड ड्यू हाँ, मैंने पूछा था आपसे। या, सो ड्यू टू एंगुलर हाँ स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को ओमेगा या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा बोलते हैं इसे। हाँ वो अभी सर। मेंटेन, जैसे ही ओमेगा कम होगा, सो ओमेगा लेस होगा, देन वी तो मोर है, वी तो ज्यादा है, तो फ्रिक्शन को क्या लगेगा कि ओमेगा के पीछे जाने की टेंडेंसी कम है, वी की ज्यादा हो गई है, तो वी को रिड्यूस कर देगा, सो देन फ्रिक्शन विल रिड्यूस द वी। पता है? सर हमने लीनियर मोमेंटम स्टडी किया है ना, हाँ, फिर वो एंगुलर मोमेंटम क्या है? वो ये भी था बोर्स मॉडल में। ओके, एंगुलर मोमेंटम है, और मैंने बताया कि जितनी भी एंगुलर चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं, याद है आपको मैंने बताया था फोर्स का एंगल मोमेंट पे जो फोर्स देखते हैं, लगना। रेडियस का मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम है mv, आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एंगुलर मोमेंटम, हाँ डिस्टेंस है यार, ठीक है, ये फिर इसमें आर क्या है? डिस्टेंस, रेडियस। रेडियस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस मतलब ये पार्टिकल जा रहा है, मुझे यहाँ से इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये कितना एंगल कवर करेगी, थोड़ी देर में वो यहाँ होगा, इतना एंगल शिफ्ट हो गया ना, थोड़ी देर में वो यहाँ होगा, इतना एंगल शिफ्ट हो गया, तो थोड़ी देर फिर में वो यहाँ कॉन पर होगा, तो साइन और कॉस एंगल टेन शिफ्ट यूज कर होगा। सकते हैं ना। हाँ,
सो बेसिकली एंगल कितना कवर कर रहा है ये हमें एंगुलर मोमेंटम से पता चलता है, तो ये एल यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम MVR, ठीक है, वो केमिस्ट्री की बात है, याद कर सकते हो फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं। चलिए तो यार फ्रिक्शन के लिए अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन पे हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, इसलिए पहले सारे प्रीवियस लेक्चर आप रिवाइज करके आएंगे, जितने भी नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन है वो सारे हम फ्रिक्शन में वापस से डिस्कस करेंगे। हाँ एवरीवन सर ये जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन होंगे उसके हाँ। बाद ही टेस्ट होगा ना? हाँ उसके बाद टेस्ट होगा, सो बेसिकली टेस्ट मंडे होगा ना, नेक्स्ट मंडे, सो हाँ, संडे इस तक मंडे क्लास बायो हो का है। जाएगा। हाँ जो भी संडे तक कवर होगा वो पूरा कंप्लीट होगा। ओके सर नहीं तो अगले संडे को हम, नहीं तो आप कहाँ तो वीकडेज में एक रह गया हुआ लेक्चर कवर कर सकते हैं, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। चलेगा। हाँ हाँ। ओके। तो मुझे एंगुलर स्पीड समझ में नहीं आया। एंगुलर स्पीड का उतना यूज नहीं है आपके लिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। एंगुलर स्पीड का मतलब ये है कि कोई भी चीज, जैसे लीनियर स्पीड क्या है, मतलब कितनी दूर चली जाएगी, डिस्टेंस। एंगुलर का मतलब होता है कि एक पार्टिकल पहले यहाँ था, कितना एंगल घूम जाएगा, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ गया, तो वो एंगल वो कैलकुलेट यहाँ पर आ गया, वो कितना एंगल घूम रहा है, वो वाली स्पीड होती है एंगुलर वाली। हमारे हाँ। पार्ट में एंगुलर नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लीनियर बात करते हैं कि आगे कितना चला गया, घूम कितना जाएगा, वो डिसाइड होता है एंगुलर स्पीड से। हाँ सर, अब समझ में आया। या ओके देन, बाय बाय एवरीवन। सर बाय सर। मतलब आज आप वो बुक का PDF और शीट सेंड करने वाले हैं ना? ओके ओके, व्हाट्सएप कर देना, एक बार रिकॉल करा देना, ठीक है। कल तक ओके अगर ग्रुप आज नहीं पे ही आपने सेंड सेंड कर किया दो। तो कर देता हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर।